हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में, जिसमें आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन, जिसमें से एक है जनरल असेंबली और दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर को देख रहे हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हॉल है। ये है ना संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है ना, जो आम सभा है ना, उसका हॉल है, जहाँ पर ये लोग बैठकर अपना काम करते हैं। ठीक है, देखिए जनरल असेंबली है क्या। एक्चुअली जनरल असेंबली है ना, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक डेलिब्रेटिव ऑर्गन है। डेलिब्रेटिव का मतलब क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी काम किए जाते हैं ना, दे आर डन बाई जनरल असेंबली। जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि भाई क्या करना है, ठीक है ना, कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर रेजोल्यूशन लाना है, ये सब काम जनरल असेंबली करती है। दूसरा, इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि भाई हमें किस तरह से किसी मेंबर को हमारे यहाँ पे मेंबरशिप देनी है, या फिर मेंबरशिप देने के लिए रूल्स क्या होंगे, किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना है या उसको सॉवरेन बनाना है तो उसके लिए क्या हम रूल्स बनाएंगे, या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या रूल्स बनाएंगे, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी पॉलिसी मेकिंग सिस्टम होती है ना, इट इज़ फॉर्म बाय दी जनरल असेंबली। ठीक है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है जनरल असेंबली। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर है, सारे के सारे मेंबर जनरल असेंबली में भी है। मतलब इट रिप्रेजेंट दी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इट रिप्रेजेंट दी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन भी है। अच्छा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए, आपको है ना इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी ऑर्गन है ना, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उन सारे के सारों की हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, एक्सेप्ट वन, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द नेदरलैंड के हॉक सिटी में है। समझ में आई बात? तो इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क ऑफ यूएसए। नाउ कितने मेंबर है उसमें? तो संयुक्त राष्ट्र में जितने भी मेंबर है ना, वो सारे के सारे, यानी कि 193 में से 193 ऑल आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं? तो ये लोग हर साल एक बार मिलते हैं। साल में एक बार जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, जिसमें ये लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, कुछ नई इनिशिएटिव से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और इस डिस्कशन के लिए वो लोग साल में एक बार मिलते हैं, जो आमतौर पर सितंबर में इन लोगों की मीटिंग होती है जनरल असेंबली की। और इस मीटिंग में वो क्या करते हैं कि अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं पहले। क्योंकि देखिए, अब किसी भी सभा को काम करना हो, किसी भी ग्रुप को काम करना हो, तो उनको एक हेड चाहिए। तो इस तरह से ये लोग भी अपने हेड यानी कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। हर साल जब वो फिर से मिलते हैं, तब वो फिर से नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इस तरह से उन लोगों का रोटेशन चलता रहता है। अब है ना, जनरल असेंबली क्या करती है? अब देखिए, किसी भी कंट्री को ऐसे ही यूएन का मेंबर बनना है तो ऐसे ही थोड़ी है कि वो गया और उसको मेंबरशिप मिल गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसकी रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली किसी भी कंट्री को यूएन का मेंबर बनाने के लिए रेजोल्यूशन लाती है। समझ में आई बात? किसी भी कंट्री को अगर यूएन का मेंबर बनना है ना, तो ऑन द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन लाती है, और उस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होती है इन द जनरल असेंबली। जो उनके मेंबर है उसके द्वारा और वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के आधार पर किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप मिलती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो 193 मेंबर है, उसमें सबसे लास्ट में कौन सा कंट्री जुड़ा था? ठीक है, कौन सा कंट्री था जो 193rd मेंबर बना था? समझ में? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बतानी है कि कौन सा वाला कंट्री सबसे लास्ट में मेंबर बना था। अब देखिए काम कैसे होता है वहाँ पर। देखिए, किसी भी सभा है ना, वैसे तो ये है ना वर्ल्ड की संसद बोली जाती है, इसको विश्व संसद बोली जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी सभा है जिसमें ऑन पेपर जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, वो सारे के सारे इसमें मेंबर है। समझ में आई बात? 193 जो इंडिपेंडेंट कंट्री है ना पूरे वर्ल्ड में, उस सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, उसके मेंबर है।
तो ये काम कैसे करते हैं? तो देखिए वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए रेजोल्यूशन लाया जाता है, क्योंकि सभा में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए रेजोल्यूशन लाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेजोल्यूशंस जो भी लाए जाते हैं ना, उसमें दो तरह से वोटिंग होती है और मेजोरिटी टू टाइप्स होती है। देखिए आमतौर पर है ना, कुछ मुद्दे जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को इंक्लूड करना हो, मतलब किसी भी कंट्री को यूएन की मेंबरशिप देनी हो, या किसी कंट्री को यूएन की मेंबरशिप छोड़नी हो, या फिर किसी कंट्री को यूएन में से निकाल देना हो, तो दीज आर दी मेंबरशिप रिलेटेड इश्यूज़। एंड थर्ड इज़ बजट रिलेटेड इशू। समझ में आई बात? पीस एंड सिक्योरिटी, मेंबरशिप एंड बजट रिलेटेड इशू। इन इश्यूज़ पर जो वोटिंग होती है ना, उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद है और वोटिंग कर रहे हैं ना, उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा दूसरे सारे भी सब्जेक्ट्स, जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, ट्रेड रिलेटेड सब्जेक्ट हो, माइग्रेशन रिलेटेड सब्जेक्ट हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मतलब जितने भी प्रेजेंट है वोटिंग करने वाले और प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले सदस्यों की मोर देन 50% मेजोरिटी, ठीक है, अगर इतने वोट मिलते हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ अच्छी सी चीज़ें सीखी जनरल असेंबली के बारे में। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, देखिए 1945 में यूएन बना था, तब उसके साथ ही जनरल असेंबली बनी थी। तो जनरल असेंबली अभी तो न्यूयॉर्क में उनका जो हॉल है वहाँ पर बैठ के मीटिंग करती है, लेकिन उनकी जो फर्स्ट मीटिंग है ना दोस्तों, वो हुई थी लंदन के मेथोडिस्ट हॉल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली कौन सी सिटी में हुई थी, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा लंदन, आपको उसको टिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको शॉर्ट में इकोसॉक भी बोलते हैं। इकोनॉमिक का इको और सोशल का एसओसी, ECO SOC, इकोसॉक भी बोलते हैं। ये भी पिक्चर में आप जो हॉल देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की ऑफिस है। यहाँ पर बैठ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो मेंबर है ना, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का नाम ही कुछ तरह से बताता है कि ये जो है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। तो इकोसॉक जो है ना, वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसके ऊपर काम करती है कि भाई आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस तरह से आगे ले जाओगे। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आप कुछ भी देखो ना, अल्टीमेटली तो हर एक चीज़ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट को ही भार देती है। समझ में आई दोस्तों बात? और ये जो है ना इकोसॉक, ये 3 चीज़ों पे काम करता है। अब देखिए, इसका नाम ही खुद बता रहा है इकोनॉमिक, तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे काम करेगी। सोशल, तो ये सोशल सब्जेक्ट पे भी काम करेगी। और थर्ड ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे भी काम करेगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के जो भी कदम उठाए जाएंगे ना, उसके बारे में भी ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाएगी, कदम उठाएगी और लोगों को सहभागी बनाएगी। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी वे ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स होती है ना वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे, फिर उनकी जनरल असेंबली मिलती है, या कुछ भी टॉपिक को लेके जब यूएन की समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, उन सब में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और कितनी हद तक उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, इन सब के बारे में फॉलोअप लेने की जवाबदारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की है। समझ में आई बात कि भाई यूएन के अलग अलग ऑर्गन्स जो समिट और कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ना, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उसका फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी इकोसॉक की, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की है। इसका भी हेडक्वार्टर एज यू नो न्यूयॉर्क में है। अब देखिए, यूएन के 193 मेंबर है, उसमें से सिर्फ 54 मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में है। ठीक है, यूएन के 193 में से सिर्फ 54 मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में है। और ये जो मेंबरशिप होती है ना, ये 3 साल के लिए ओवरलैपिंग टर्म में होती है। समझ में आई दोस्तों बात? जैसे कि जो 54 मेंबर में से कुछ मेंबर्स की मेंबरशिप ख़त्म होने की तैयारी होती है ना, उससे पहले उतने ही दूसरे मेंबर्स को फिर से नई मेंबरशिप मिल जाती है। मतलब जो ख़त्म होने वाली मेंबरशिप वाले कंट्री होते हैं ना, उसके ऊपर नए मेंबर्स की ओवरलैपिंग टर्म शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ ओवरलैपिंग टर्म ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी जनरल असेंबली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को
ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक ऐसी और अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।